मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको इतिहास के पहले चैप्टर स्वर्णिम भारत की शुरुआत की थी और मौर्य वंश की शुरुआत मैंने उसमें की थी। कल मैंने आपको बताया था कि महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक रहा था, उसमें हर्यक वंश की स्थापना के साथ ही अंतिम शासक मगध का धनानंद रहा। धनानंद, मैंने बताया कि धनानंद के अत्याचारों से प्रजा दुखी थी। आंतरिक और बाह्य तौर पर देश सुरक्षित नहीं था उस समय, और उसी समय भारतीय राजनीति के नवमंडल पर मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासन वर्ष 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक रहा। मैंने कल आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत भारत में उस समय की थी। विदेशी आक्रांताओं से भी देश को सुरक्षित किया था। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में उसको युद्ध में परास्त करके और एक देश की बाह्य सीमाओं को भी उसने सुरक्षित किया था। तमिल ग्रंथ अहिनानुरु और मुर्नानुरु में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि दक्षिण भारत में भी उसने अपना विजय अभियान चलाया था। 298 ईसा पूर्व में मैंने आपको कल ये बताया था कि जैन गुरु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा को धारण कर लिया था, और 298 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना देह त्याग जैन धर्म की रीति से कर दिया था। तदुपरांत इस वंश का शासक बिंदुसार, ये भी मैंने कल आपको कराया था। बिंदुसार सत्ता में आया 298 ईसा पूर्व से लेकर के और 272 ईसा पूर्व तक का इसका शासनकाल रहा था। बिंदुसार, जिसको यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स कहा था, वायु पुराण में भद्रसार और जैन अनुश्रुतियों में उसको सिंहसेन कहा गया है। ऐसा भी प्रमाण है कि तक्षशिला में इसके शासन के दौरान विद्रोह हुए थे, जिनको दबाने के लिए सबसे पहले अशोक और बाद में उसके बड़े पुत्र सुसीम को भेजा गया था। इसका प्रमाण एक बौद्ध ग्रंथ दिव्यावादान है, जिसमें इसका मिलता है। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यहाँ 272 लिख रहे हैं और यहाँ 373, तो इसका कारण यह है कि शासन में हस्तक्षेप 273 ईसा पूर्व में ही अशोक ने शुरू कर दिया था। जैन अनुश्रुतियों में तो यहाँ तक भी प्रमाण मिलता है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक गद्दी पर बैठा था। दक्षिण भारत से प्राप्त जो शिलालेख है, जिनमें मास्की और गुजारा, उनसे प्रमाण यह मिलता है कि अशोक ने शासन किया। इसको देवनामप्रिय और देवनामप्रिय दस्सी की उपाधियों से इसको नवाजा गया था। जहां तक अशोक के वैवाहिक जीवन की बात है तो विदिशा, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, विदिशा की राजकुमारी से इसका विवाह हुआ था और इसके 2 संतानें उससे हुई थी। पुत्री जिसका नाम था संघमित्रा और पुत्र जिसका नाम था महेंद्र। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि संघमित्रा और महेंद्र जो इसकी ये पुत्री और पुत्र थे, इन्होंने जब अशोक ने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था तो दुनिया में बौद्ध धर्म को लेकर के अशोक के ये दोनों पुत्र पुत्रियां भारत से बाहर गए थे। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि कलिंग देश की राजकुमारी, जिसका नाम कौरव की था, उससे भी अशोक का विवाह हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक प्रमाणों के अनुसार 269 ईसा पूर्व में हुआ विधिवत तरीके से। अभिषेक के 7वें वर्ष, ध्यान देना, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष यानी 262 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कश्मीर और खोतान के इलाकों को जीत लिया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष
यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर उसने आक्रमण किया था। एक भीषण वो युद्ध हुआ था, छोटा सा राज्य था कलिंग हालांकि, लेकिन उस भीषण युद्ध में तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए थे। हाथी गुम्फा नाम के अभिलेख से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन किया करते थे। जब युद्ध में अत्यधिक जनहानि हुई तो अशोक जब युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के लिए गए थे तो वह छत विछत जो सब पड़े हुए थे, घायल जो सैनिक पड़े हुए थे, विधवाएं जो विलाप कर रही थी, अनाथ बच्चे जो विलाप कर रहे थे, उनको देखकर के अशोक का जो मन था वो दृढ़ हो गया था और वो युद्ध भूमि में ही जोर जोर से घुटनों के बल बैठ करके रोने लगा था। उसी समय वहां से बौद्ध भिक्षु श्रवण निग्रोध और उपगुप्त निकल रहे थे और उन्होंने जब राजा को रोते हुए देखा तो वो उसके पास आए और उसको मानसिक शांति प्रदान करने के लिए उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि का मंत्र दिया कि बुद्ध की शरण में चले जाओ। उनके प्रभाव में आने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। हालांकि राजतरंगिणी जो कर्ण के द्वारा लिखी गई है उस राजतरंगिणी में यह प्रमाण मिलता है कि इससे पहले जो अशोक था वो अशोक शिव का उपासक था, शैव धर्म का अनुयायी था। जब बौद्ध धर्म अशोक ने धारण कर लिया तो बौद्ध धर्म को धारण करने के बाद उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का प्रवर्तन शुरू कर दिया। बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये 4 गुफाएं जिनमें विश्व झोंपड़ी, चापार, कर्ण, विश्व झोंपड़ी, चापार, कर्ण उसका नाम था, उसका 4 गुफाओं का निर्माण इसने कराया था। तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने धर्म को आत्मसात कर लिया था, विशेष रूप से बौद्ध धर्म को, और मन की शांति के लिए उसके जो दैनिक जीवन था उसके व्यावहारिक तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें आ गया। उन्हीं परिवर्तनों के दौरान उसने ऐसे जन कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत की जिससे हम कह सकते हैं कि अशोक के पीछे जो शब्द लगता है महान, वो लगा। अशोक महान बना बौद्ध धर्म धारण करने के बाद में। स्वयं अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और 20वें वर्ष राज्याभिषेक के 10वें वर्ष स्वयं अशोक ने 10वें वर्ष का आशय हो गया 259 ईसा पूर्व, क्योंकि राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, तो 10वें वर्ष यानी 259 ईसा पूर्व। 259 ईसा पूर्व में स्वयं अशोक ने बौद्ध गया की धर्म यात्रा की और 20वें वर्ष यानी 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु की धर्म यात्रा की। जनता को कराधान से लाभ देने के लिए रोमनदेही अभिलेख में ऐसा प्रमाण है। रोमनदेही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है पहले। रोमनदेही अभिलेख के अनुसार अशोक ने भूमि कर जो था 1/6 उससे घटाकर के उसने इसको 1/8 कर दिया था, यानी जनता को करों से राहत देने का काम अशोक ने किया था। अब बात करते हैं कि जो अशोक था उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। यह बुद्ध शाक्य का मतलब क्या है? शाक्य का मतलब होता है शिष्य और बुद्ध शाक्य का मतलब हुआ बुद्ध का शिष्य। धम्म की शुरुआत जो अशोक ने की, तो यह धम्म क्या है
की परिभाषाएं उसने अपने अभिलेखों में दी गई हैं और उन अभिलेखों के अनुसार धम्म का तात्पर्य पाप कर्म से निवृत्ति, दया का भाव रखना, दान का भाव रखना, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करना, उनकी आज्ञा मानना, परोपकारी कार्य करना, ये सब उसके कार्य थे। इसके बाद शुचिता धारण करना, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना, वन्य जीवों के प्रति भी अपना प्रेम दर्शाना और धर्म के विषय में अशोक का एक प्रमाण बहुत उल्लेखनीय है। अशोक ने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति गुस्सा जाहिर करता है, अनादर करता है और अपने धर्म का आदर करता है, वह ऐसा करते हुए अपने ही धर्म को क्षति पहुंचाता है। यानी कि उसके इस स्टेटमेंट से यह साफ था कि अशोक सीधे तौर पर कह रहा था कि सर्वधर्म समभाव का भाव मनुष्य में होना चाहिए, नागरिकों में होना चाहिए, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का समान रूप से सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी हितों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके बाद अशोक ने धम्म यात्राओं की शुरुआत की। ये धम्म यात्रा क्या थी? पहले विहार यात्रा होती थी उससे पहले, और विहार यात्राओं के दौरान एक्चुअली होता क्या था कि राजा महाराजा जब आखेट खेलने के लिए जाते थे तो आखेट के दौरान वन्य जीवों का वध करते थे। तो अशोक ने इसको प्रतिबंधित कर दिया और प्रतिबंधित करने के साथ ही विहार यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्रा यानी धर्म के प्रचार की यात्राएं उसने शुरू की थी। इसके बाद एक वर्ड आता है अनुसंधान। ये अनुसंधान क्या था? अशोक ने अपने सभी राज्य के कर्मचारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया था कि हर 5वें वर्ष वो धर्म का प्रचार करने के लिए यात्राएं करेंगे, और जो धर्म प्रचार करने के लिए जो वो यात्रा जो करेंगे उसके लिए उनको नाम दिया गया था अनुसंधान। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, ध्यान देना, यानी कि 255 ईसा पूर्व में, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में यानी 255 ईसा पूर्व में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी थी। धम्म महामात्रों की नियुक्ति उसने कर दी थी। इसके अलावा अपनी जनता को संदेश पहुंचाने के लिए अभिलेखों को बनवाने की शुरुआत अशोक ने भारत में सबसे पहले की थी। संभवतः यह भारत का पहला राजा था जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करना शुरू किया था, और इसकी जो प्रेरणा अशोक को मिली थी वो एक विदेशी शासक से मिली थी। अशोक को यह प्रेरणा ईरान के राजा डेरियस प्रथम दारा से मिली थी, और उसके बाद उसने जगह जगह पर अपने जनता जनार्दन के लिए, अपनी प्रजा के लिए, जनहित के कार्यों को करने के लिए, उनके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए, जीव मात्र के प्रति दया रखने के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए उसने अभिलेखों को लगवाना शुरू कर दिया था। ये अभिलेख क्या है? पत्थर पर खुदाई करके संदेश प्रसारित किए जाते थे जो लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें से अधिकांश अभिलेख उसके ब्राह्मी लिपि में है। हाँ, पश्चिमोत्तर भारत से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त अभिलेखों में उसकी लिपि खरोष्टी थी। अधिकतर जो उसके जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, ये ध्यान रखना है। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत से जो प्राप्त हैं वो खरोष्टी लिपि से
पॉपुलर हो गया था, इतना लोकप्रिय हो गया था कि भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मैंने आपको बताया था कि उसकी जो दो संतानें थी विदिशा की राजकुमारी से, पुत्री संघमित्रा और पुत्र उसके महेंद्र। पुत्री संघमित्रा नॉर्थ इंडिया के जो कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, जैसे कोरिया है, मंगोलिया है, इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार उसने किया था। और पुत्र गया था दक्षिण में महेंद्र, श्रीलंका में सबसे पहले बोध गया के वृक्ष को लेकर के, उसके एक भाग को लेकर के महेंद्र श्रीलंका पहुंचा था। और साउथ में आज चाहे श्रीलंका हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये जो भी कंट्रीज हैं, इन सब में आज भी बौद्ध धर्म है। नॉर्थ इंडिया की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो पड़ोसी हमारे चाइना हो, चाहे वो कोरिया हो, मंगोलिया हो, ब्रुनोई हो, इन सारी कंट्रीज में और बौद्ध धर्म चल रहा है। श्रीलंका का राजा जो ताम्रपर्णी का राजा था तिस्स, वो तिस्स तो अशोक से इतना प्रभावित था कि उसने अशोक के नाम के आधार पर स्वयं को भी देवनाम प्रिय की उपाधि से नवाज लिया था। 232 ईसा पूर्व में अशोक का देवलोक गमन हो गया था और यह उसका शासन काल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि अशोक के जाने के बाद मौर्य वंश में कौन शासक हुए। देखिए, अशोक के जाने के बाद एक भी योग्य उत्तराधिकारी इस वंश में नहीं हुआ और यह वंश सनह सनह पतन की ओर अग्रसर हो गया। अशोक के बाद उसका पुत्र शासक बना जिसका नाम था कुणाल। कुणाल जन्म से ही अंधा था। कुणाल जन्म से अंधा था, योग्यता का अभाव था और इस कारण से आने वाले जो शासक हैं वह मौर्य वंश की ध्वजा पताका को आगे नहीं ले जा पाए थे और यह वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। कुणाल के दो पुत्र थे जिनमें एक था संप्रति और एक था दशरथ। संप्रति ने भी शासन किया है और दशरथ ने भी शासन किया है। कुणाल जो अंधा था, इसको दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, इस दिव्यावदान ग्रंथ में इसको धर्म विवर्धन कहा गया। धर्म विवर्धन कहा गया। राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उस राजतरंगिणी में यह भी उल्लेख मिलता है कि जलौक कश्मीर का शासक था और तारानाथ के अनुसार अशोक का एक पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया। अंतिम सम्राट के तौर पर इस वंश में बृहद्रथ हुआ और 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसी के एक ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने जो एक ब्राह्मण था, उस पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद मौर्य वंश यहाँ पतन को प्राप्त हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो ये आपका था मौर्य वंश। अब बात करते हैं कि आखिरकार मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था। मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था? तो राजा अंतिम सम्राट था, सभी शक्तियों का मालिक था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मौर्य वंश में, मौर्य प्रशासन में जो राजा था संपूर्ण होते हुए भी निरंकुश नहीं था। प्रशासनिक जानकारी जो मिलती है मौर्य वंश की, आचार्य चाणक्य का लिखित जो ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज
इंडिका। इंडिका में और अर्थशास्त्र जो चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी उनमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे, जिनमें राजा था, जिसमें अमात्य था, जिसमें जनपद थे, दुर्ग था, जिसमें सेना थी, जिसमें मित्र थे। तो ये 7 अंग जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के बताए। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति होती थी वो उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के उपरांत होती थी और इस जांच को कहा जाता था उपधा परीक्षण। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण क्या है कि महत्वपूर्ण जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, अमात्य थे, उनकी नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच करने के दौरान की जाती थी और इसी को उपधा परीक्षण कहा जाता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। ये 18 विभाग, इनको तीर्थ कहा जाता था विभाग को, और इनका जो विभागाध्यक्ष होता था उसको महामात्र कहा जाता था। 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। 4 जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग थे उनको मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं। MPSU, M यानी मंत्री, P यानी पुरोहित, S यानी सेनापति, U यानी युवराज। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज, MPSU, ये 4 मुख्य विभाग थे। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। प्रशासनिक तौर पर जो वर्गीकरण था वो केंद्रीय प्रशासन भी था, प्रांतीय प्रशासन भी था। यह पहला प्रमाण मिल रहा है लिखित तौर पर स्मृति काल के बाद। स्मृति काल कौन सा है कि मौर्य वंश से पहले जो महाजनपद काल था उससे पहले का जो समय है वो स्मृति काल है, क्योंकि लिखित में वहां हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। कौन सी घटना कब घटी है स्पष्ट अभाव है प्रमाणों का, इसलिए उसको स्मृति के आधार पर है तो स्मृति काल कहा जाता है। और स्मृति काल के बाद संभवतः ये मौर्य वंश का पहला ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन में वर्गीकृत होकर के शासन व्यवस्था चल रही थी। इस केंद्रीय प्रशासन में समाहर्ता नाम का एक अधिकारी होता था। यह समाहर्ता का काम क्या था? आय व्यय का ब्यौरा रखना, यानी फाइनेंशियल वर्ग जो थे, वित्तीय वर्ग जो थे, वो समाहर्ता करता था। करों के बारे में जानकारी रखना, आय व्यय का ब्यौरा रखना था। इसके अलावा एक सन्निधाता। सन्निधाता कौन था? ये कोषाध्यक्ष था। राज्य में जगह जगह भंडारण की व्यवस्था रखना, भंडारण कक्ष बनवाना, ये इनके काम थे। जहां तक प्रांतीय प्रशासन की बात है, तो मौर्य वंश में प्रांतीय शासन व्यवस्था 5 राज्यों में विभक्त थी। प्रांतीय प्रशासन मौर्य काल में 5 राज्यों में विभक्त थी। पहला राज्य था उत्तरापथ, दूसरा था अवंती राष्ट्र, तीसरा था आपका कलिंग, चौथा था आपका दक्षिणापथ और 5वां था मध्य।
विषयपति होते थे। इसके अलावा जो स्थानिक नाम का कर्मचारी होता था, जो जिलों की बागडोर संभाला करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसका मुखिया गोप होता था और गोप 10 गांवों की शासन व्यवस्था की देखभाल किया करता था। तो ये आपका मौर्यों का केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था थी। इसके बाद है कि नगरीय शासन व्यवस्था कैसे संभाली जाती थी, तो उसके बारे का हमें प्रमाण जो मिलता है उसके बारे में, वो प्रमाण मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें मिलता है। और इंडिका में बताया गया है कि नगरों का शासन प्रबंध के लिए, नगर शासन प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की एक मंत्रिमंडल होता था। 30 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल था और ये 30 जो सदस्य होते थे ये 6 समितियों में बटे हुए थे। यानी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कुल 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नगर की शासन व्यवस्था का संभाल करता था, शासन व्यवस्था को संभाला करता था। ये जो 6 समितियां होती थी, इसमें प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति और 6वीं समिति, इनका काम क्या होता था? जो पहली समिति थी उसका काम था उद्योगों व शिल्पों का निरीक्षण करना, जो दूसरी समिति थी वो विदेशी विभाग देखती थी, विदेशी मामलों की जानकारी जुटाती थी। तीसरी जो समिति थी वो जन्म मरण का पंजीयन करती थी। जन्म मरण का डाटा जो था वो तीसरी समिति देखा करती थी। तो पहली समिति जिसका काम था उद्योगों और शिल्पों का निरीक्षण करना, दूसरी समिति जिसका काम था विदेशी विभागों की जानकारी रखना, तीसरी समिति जो थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी, चौथी समिति व्यापार के कार्यों को देखती थी, पांचवी जो समिति थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय व्यवस्था को देखती थी, और 6वीं समिति का जो काम था वो 6वीं समिति का काम था कि विक्रय मूल्य का 10वां भाग टैक्स के रूप में, विक्रय मूल्य का 10वां भाग टैक्स के रूप में, करों के रूप में प्राप्त करना, ये 6वीं समिति का काम था। तो इस तरह से ये नगरीय शासन व्यवस्था चलती थी। अब बात करते हैं कि सैन्य व्यवस्था कैसी थी मौर्यों की। तो सैन्य व्यवस्था भी 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चलाता था। प्रत्येक समिति में वहां भी 5 सदस्य होते थे। सेना का देखरेख करने के लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो अंतपाल नाम का एक अधिकारी होता था। मौर्यों में सैन्य व्यवस्था 5 विभागों में बटी हुई थी। ये 5 विभाग कौन कौन से थे? अश्व, पैदल, हाथी, रथ और नौसेना। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि नौसेना का होना इस बात का प्रमाण है कि अशोक या मौर्य वंश का जो शासन विस्तार था वो समुद्र पर्यंत भी था, तभी नौसेना की व्यवस्था हो रही है। तो इन 5 विभागों के द्वारा सैन्य व्यवस्थाएं संचालित की जाती थी। मेगास्थनीज ने इस बात का उल्लेख किया है कि स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही थे, घुड़सवार थे, 9,000 हाथी गजारोही थे और 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन मेगास्थनीज ने किया है। इसके बाद है कि मौर्यों की न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश था। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश था, उसका निर्णय अंतिम होता था। निचले स्तर पर जो न्यायालय थे, गांव के स्तर पर वहां ब्राह्मणी और वृद्धजन फैसला किया करते थे। और इन दोनों को छोड़कर के स्थानिक हो, चाहे द्रोण हो, चाहे जनपद स्तरीय न्यायालय हो, वो न्यायालय 2 प्रकार के थे।
था जो फौजदारी अदालतें थी। धर्मस्थीय जो अदालतें होती थी इनमें 3 महामात्र अमात्य मंत्री और विशेष रूप से 3 धर्म के जानकार जो धर्म नीति में निपुण थे। 3 धार्मिक व्यक्ति और 3 मंत्री का समूह होता था जो धर्मस्थीय अदालतों में सुनवाई करता था। जो कंटक शोधन अदालतें होती थी यहाँ 3 प्रदेश की और 3 अमात्य या महामात्र जो आप कह सकते हैं, यहां भी ये ग्रुप होता था जो कंटक शोधन यानी फौजदारी मामलों की सुनवाई किया करते थे। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं चाणक्य जो थे उन्होंने कानून के मुख्य रूप से 4 अंग बताए और ये कानून के 4 अंग उन्होंने कौन कौन से बताए? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र, शासन, कानून के ये 4 अंग उन्होंने बताए थे। अब बात अंत में हम कर रहे हैं कि मौर्यों के जमाने में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, मौर्य समाज कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्यों के में बताऊं तो प्रमाण वही है हमारे अर्थशास्त्र और इंडिका। अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी है और इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी है। चाणक्य के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था थी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये जातियां मुख्य रूप से थी। इसके अलावा निषाद थे, इसके अलावा रथाकार भी थे। उन्होंने चांडाल जाति का भी उल्लेख किया। जहां तक बात मेगास्थनीज की तो उन्होंने भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिनमें दार्शनिक थे, जिनमें आपके किसान थे, जिनमें आपके कारीगर या आप शिल्पी कह सकते हैं वो थे, जिसमें आपका पशुपालक थे, आप शिकारी भी उनको कह सकते हैं, जिसमें सैनिक थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। ये 7 दार्शनिक, किसान, पशुपालक या शिकारी, कारीगर या शिल्पी, आपका सैनिक, आपका निरीक्षक और आपके सभासद। समाज में जो व्यवस्थाओं की जहां तक बात है, स्त्रियों की स्थिति जो थी वो स्मृति काल की अपेक्षा अच्छी थी। उनको पुनर्विवाह का और नियोग या डाइवोर्स, तलाक का अधिकार भी उस समय था। तो विद्यार्थियों, ये आपका मौर्य वंश था। कल के वीडियो में हम आपको गुप्त वंश कराएंगे।